गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे। ये 11th क्लास के लिए पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दें कि लॉकडाउन की वजह से हमारे पास कोई बहुत बड़ी फैसिलिटी नहीं है और हम कोई वीडियो बनाने के एक्सपर्ट भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास एक मैसेज, एक मटेरियल आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं अपना यूनिट नंबर 1, दैट इज फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि बार बार आपसे पूछा जाता है आप किस स्ट्रीम में जा रहे हैं। साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं, तो हमें साइंस का पता होना चाहिए कि साइंस है क्या, और साइंस का हमें पता होना चाहिए कि साइंस के बारे में कि एक्चुअल साइंस हम किसको कहने जा रहे हैं। तो हमने एक डेफिनेशन भी लिखी है कि साइंस का मीनिंग क्या है। साइंस का मतलब होता है टू गेन द नॉलेज, नॉलेज विच गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। तो स्टूडेंट, बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो हमसे पूछा जाता है वो ये होता है कि 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्सेज की। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसे हम न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ भी बोलते हैं। और ये इसका फार्मूला होता है F=G m1m2/r²। G की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपके लिखे हैं कि ये कैसी हो सकती है। नंबर 1, ग्रेविटेशन फोर्सेज हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। नेचर में हमेशा वीकेस्ट फोर्स होगा। ये ऑपरेट वेरी लार्ज डिस्टेंस, सेंट्रल फोर्सेज एंड कंजर्वेटिव फोर्सेज। इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज को समझने के लिए हमें ये 2 पॉइंट समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर हमारे चार्ज हैं और रेस्ट में हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 मैग्नेटिक पोल्स कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। तो हम जो है इसको फिर मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। चार्जेस क्या हमारे पास Q1 एंड Q2, और ये दोनों का डिस्टेंस है हमारे पास में R। तो Q1 Q2 तो चार्ज हैं, एक हमारा Q1 चार्ज है, एक हमारा Q2 चार्ज है, और दोनों का डिस्टेंस है R। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ हमारा इनके फोर्स कैलकुलेट करने का काम आएगा। तो ये क्या कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस। तो इन पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के डिस्टेंस का। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब यहाँ प्रोपोर्शनल लगा हुआ है तो प्रोपोर्शनल को रिमूव करना है। प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देंगे। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमने लगा दिया K। तो K लगाया तो K की वैल्यू क्या होती है उसके ऊपर बात करेंगे। K की वैल्यू होती है 1/4πε0। इसको हम ε0 बोलते हैं स्टूडेंट। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, इस तरीके से लिखा जाएगा ε0। और 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ये ε0 क्या है? ε0 का भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। ε0 की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास? 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। इसको हम बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में या तो वैक्यूम है या फिर एयर है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहां पर रखकर देखें फार्मूला, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा ये। बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हमने फर्स्ट पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स, उसमें केवल कैसा होता था? अट्रैक्टिव फोर्स होता था।
यहाँ पे अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था? ये है हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये आपका इनवर्स लॉ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेज। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हैं, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। अब यहां से हमारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्सेज। सेंट्रल फोर्सेज इसको भी समझ लेते हैं, सेंट्रल फोर्सेज कैसे होते हैं। तो देखिएगा, जैसे हमारे पास एक यहां पर चार्ज है, एक यहां चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है। अगर ये आपके पॉजिटिव हैं, दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो कैसा होगा इनमें, इनके एक तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर फोर्स हमेशा रहेंगे। जो हमारे लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है इसके ऊपर फोर्स रहेगा। अगर ये रिपल्सिव है तो फोर्स यहां होगा और यहां होगा। तो ये सेंट्रल फोर्स की बात कैसे हो गया? तो ये लाइन ऑफ ज्वाइन का सेंटर है, तो इस सेंटर को ज्वाइन करते हुए लाइन, यानी कि इसके एक्शन लाइन सेंटर से क्रॉस करेगी, इसके एक्शन लाइन सेंटर से क्रॉस करेगी, इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्सेज बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा कि जितना फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगाता है, उतना ही ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाता है, क्योंकि फोर्स में केवल हमारे को दो चीजों की जरूरत होती है, दोनों चार्ज और डिस्टेंस। तो दोनों ही चार्ज आपके यूज होंगे, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, इसलिए आपका जितना Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उतना ही Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। Strong nuclear forces that bind the neutron and proton together in the nucleus are called the strong nuclear forces. Properties की बात करते हैं। Nuclear forces are strongest forces in nature. Nature में सबसे strong force होते हैं ये। अब बात करते हैं कंपैरिजन। 10⁻38 टाइम stronger than gravitational forces. 10⁻2 times stronger than the electrostatic forces. 10⁻13 times stronger than weak nuclear forces. स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने चाहिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूक्लियर फोर्सेज हैव द शॉर्टेस्ट रेंज। बहुत छोटी रेंज होती है, आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की। दे ऑपरेट विद इन द न्यूक्लियस ओनली, तो बहुत छोटा रेंज होगा। न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नॉन सेंट्रल फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस अपीयर्स ओनली बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द शॉर्ट लाइफ टाइम। इसको हमें देखने की जरूरत है, शॉर्ट लाइफ टाइम। इन्वॉल्व, अब ये मिलेंगे कहां पर हमें? इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर प्रोसेस। जब हम न्यूक्लियर प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारे अल्फा बीटा गामा निकल रहे होते हैं। तो जब हमारा बीटा डीके होता है तो तब हमें जो है कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने की जरूरत है, शॉर्ट लाइफ टाइम निकलते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद खुद फिनिश हो जाते हैं। तो जो भी हम बात कर रहे हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे, फिर हमें बाद में पूरे फिजिक्स में दिखेंगे भी नहीं कहीं। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन लेप्टॉन्स। जब हमारा अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके साथ में लेप्टॉन्स भी निकलते हैं। तो लेप्टॉन्स के बीच में जो फोर्स होता है वो भी आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। लेप्टॉन्स निकलते हैं, वहां पे मेसन्स भी निकलते हैं। तो मेसन्स और लेप्टन के बीच में जो फोर्स होता है उसे भी हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेज बोलते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज आर 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेज। स्टूडेंट, हमने नेचर के फंडामेंटल फोर्सेज पढ़ लिए हैं और वो हमने देखा था कि वो 4 टाइप्स होते थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, इनको ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। सबसे वीक कौन सा है? ग्रेविटेशन। उसके बाद में कौन सा है आपका? वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद कौन सा है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है आपके पास? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब क्वेश्चन आपके पास यहां से आते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस के नाम पूछ सकता है। इनके असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने के लिए हो सकता है, इनको आगे पीछे रख के जब्बल करके सेटल करने के लिए भी हो सकता है।
स्टूडेंट अभी हमने पढ़े थे 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉस। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि मिक्स नहीं करना है, जब जो चीज क्वेश्चन में पूछी जा रही है वही आंसर में देना है। अभी हमारे पास हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉ की, तो ये हमारे पास है 4 होते हैं। अभी मैंने 2 एक्सप्लेन किए हैं, इसके बाद मैं 2 और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फर्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट ये लॉ आपने बहुत बार सुना हुआ है क्या ये लॉ? द सम ऑफ एनर्जी ऑल काइंड्स इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। इस यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है सब कांस्टेंट है। क्या हो सकता है? एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ये लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से हमारे पास है। सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये क्या चीज है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ external force the linear momentum of a system remains unchanged। हम लॉ नंबर 3 पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इजिकल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड ये ओमेगा है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हमारा फार्मूला मिल जाएगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब ये रूल कहाँ लगेगा? इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, क्योंकि रोटेट करने वाली चीज है तो इसको घुमाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, then angular momentum of the system remain constant। this is the law। बात करते हैं नेक्स्ट की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? चार्ज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट आर सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। स्टूडेंट ये लॉस हैं और ये हमारे एग्जाम में लिखने के लिए आते रहते हैं। स्टूडेंट जो आज हमने स्टडी किया है इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स लेकर के आप राइट डाउन कर लें और लर्न कर लें। और एसआई यूनिट की डेफिनेशंस आप लर्न कर लीजिए, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए आती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट